हाय फ्रेंड्स। खगोल विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, स्टार्स यानी तारे। रात में हम देखते हैं अरबों खरबों तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो हमारे मन में बहुत से ख्याल आते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि इनका आखिर निर्माण कैसे हुआ, ये तारे आखिर बने कैसे, ये अस्तित्व में कैसे आए। तो इस सब के बारे में हम इसमें विस्तार से जानेंगे और इसमें तारों के तारे क्या हैं, तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों का संतुलन जब आप तारों का निर्माण समझ जाएंगे तो आपको तारों का संतुलन अच्छी समझ में आएगा कि तारों का संतुलन आखिर है क्या, और तारों का जीवन चक्र, इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं इसकी जो जो भी नोट होती है मैं उसको इसमें PDF बना के इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप PDF पढ़ सकते हैं। और फिलहाल मैं इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ पूरा फिगर के साथ सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तारों के बारे में जानने से पहले हम एक बार देख लेते हैं अपनी आकाशगंगा जो है मंदाकिनी, उसके बारे में थोड़ा सा हल्का से देख लेते हैं कि इसमें तारे कहाँ पर कौन से तारे पाए जाते हैं, किस भुजा में कौन से तारे पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे हमारी मंदाकिनी, जो कि हमारी क्या है, आकाशगंगा है। वैसे अपनी आकाशगंगा का नाम तो मिल्की वे है, लेकिन मिल्की वे अगर हम पृथ्वी पर रह के देखते हैं तो उसे मिल्की वे बोलते हैं, लेकिन अगर संपूर्ण अगर आकाशगंगा की बात की जाए तो उसका नाम मंदाकिनी है। तो ये चीज़ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ सबसे जो ब्लैक ब्लैक डॉट देख रहे हैं आप, ब्लैक, ये एक्चुअली ब्लैक नहीं है, ये क्या होता है, नीला होता है। तो ये क्या है, हमारे एम्ब्रॉय स्टार, जो कि नीले या फिर सफ़ेद कलर के होते हैं। तो यहाँ आप किनारे पर देख पा रहे होंगे ये एम्ब्रॉय स्टार हैं, ये इनकी एक पूरी क्या है, ये पहली भुजा में पाए जाते हैं एम्ब्रॉय स्टार यानी भ्रूण तारे, यानी किनारे पर इनका निर्माण होता है। और ये बीच में क्या होते हैं, बीच में जाकर क्या होते हैं, ये युवा तारे बन जाते हैं। यहाँ आप जो ग्रीन कलर से देख पा रहे होंगे, तो ये हमारे क्या है, यंग स्टार्स हैं, यानी जैसे कि हमारा सूर्य क्या है, एक युवा तारा है, यंग स्टार है। और अंत में जाकर ये क्या हो जाते हैं, ये क्या होता है, इनकी धीरे धीरे एनर्जी खत्म होने लगती है, समाप्त होने लगती है, इनमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया समाप्त होने लगती है। और क्या बन जाते हैं, ये ओल्ड ऑरेंज रेड स्टार बन जाते हैं, यानी लाल तारे बन जाते हैं। तो आपको पता हो गया होगा कि कहाँ पर हमारे किस भुजा में कौन से तारे पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे एम्ब्रॉय स्टार यानी भ्रूण तारे जो किनारे पर पाए जाते हैं हमारे मंदाकिनी में, इनका निर्माण कैसे होता है हमें ये देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो फिलहाल मेरी आवाज़ जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत साफ़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो दिन में बहुत शोर शराबा होता है। तो मैं करीब रात में 1-2 बजे के बाद लगभग शूट करता हूं वीडियो, और बेसिकली मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूं, तो मोबाइल में वैसे भी उतना अच्छी आवाज़ नहीं आ पाती है। तो फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं तारों का निर्माण कैसे होता है। तो तारों का निर्माण देखने से पहले हम देख लेते हैं कि आखिर तारे हैं क्या, यानी स्टार्स हैं क्या। तो एक खगोलीय वस्तु या पिंड, कोई खगोलीय वस्तु या पिंड जिसके पास अपनी ऊर्जा यानी ऊष्मा और प्रकाश हो, तारा कहलाती है। कोई भी खगोलीय वस्तु या पिंड जिसके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा हो, ऊर्जा हो और स्वयं का प्रकाश हो, वो क्या कहलाती है, तारा कहलाती है। अब हम देखते हैं कि तारों का निर्माण आखिर होता कैसे है, तारे बनते कैसे हैं। तो तारों का निर्माण बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ बिग बैंग, जो हमारा महाविस्फोट हुआ था, उसके बारे में। तो चलिए उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व या फिर 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो एक पॉइंट में, एक डेंस पॉइंट में क्या है, समाहित था। एक मटर के दाने जैसे एक पॉइंट में समाहित था, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट बना है स्टार्ट में। और वो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, एक वॉलीबॉल के आकार का हो गया। कुछ सेकंड भी नहीं लगी, वह क्या हुआ, वह पॉइंट क्या हुआ, वॉलीबॉल के आकार का हो गया। और देखते ही देखते वो आग का गोला बन गया। और आग के गोले में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, जिससे हमारे मोलकण बने, मोलकण यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और उनसे क्या हुआ, हमारे परमाणु बने, परमाणु से अणु, अणु से तत्व बने। तो ये एक प्रक्रिया हुई थी। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ परमाणु, अणु ये सब कैसे बने, तत्व हमारा हाइड्रोजन कैसे बना, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। तो बिग बैंग जो विस्फोट हुआ, यानी जो महाविस्फोट हुआ, उस बिग बैंग महाविस्फोट के मात्र 1.33 सेकंड में क्या है, हमारा ब्रह्मांड
10 की घात 30 गुना फैल चुका था और क्वार्क, लेप्टॉन और फोटॉन का गर्म द्रव जो है वो बन चुका था। और 1.4 सेकेंड में ही जो हमारे क्वार्क थे ये मिलकर क्या हुआ, मोलकण यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हमें पता है कि क्या होता है, नाभिक का निर्माण होता है, जो कि क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, यानी विद्युत कि क्या होते हैं, विद्युत आवेश के धनात्मक होते हैं। धनात्मक ये एक ठोस क्या होता है, क्षेत्र होता है। और हमें पता ही अगर धनात्मक होगा और हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, तो ये हमारा क्या है, नाभिक जो है धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, ऋणात्मक है। तो क्या होगा, इनके दोनों के बीच आकर्षण होगा। तो आकर्षण के कारण क्या होता है, ये एक मतलब नाभिक के चारों ओर घूमने लगता है। आकर्षण के कारण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। तो इस प्रकार हमारे एक परमाणु का निर्माण होता है और परमाणु से क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु से हमारे अणु बनते हैं और 2 या 2 से अधिक अणुओं से मिलकर हमारा क्या होता है, तत्व बनता है। तो इसमें जो सबसे पहला तत्व बना था वो हाइड्रोजन हुआ था। हाइड्रोजन का निर्माण हुआ था, सबसे पहला जो तत्व था। तो हम इसे आपको फिगर में एक बार समझाते हैं कि हाँ ये किस प्रकार जो हमारे ये फोटॉन थे, सॉरी जो हमारे क्वार्क थे, क्वार्क से हमारे कैसे ये मूलकण हमारे बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो आप हमारे पीछे यहाँ पर एक फिगर देख पा रहे होंगे। तो ये जो आप पूरा फिगर देख रहे हैं ये पूरा क्या है, हमारा एक परमाणु है, पूरा एक परमाणु है। और ये बीच वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये बीच वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या है, ये एक नाभिक है हमारा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं आसमानी कलर से, ये क्या है, एक नाभिक है। और नाभिक के अंदर क्या है, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के अंदर क्या है, हमारे क्वार्क हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्वार्क हैं हमारे, यहाँ पर प्रोटॉन जो 3 की संख्या में आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, हमारे क्वार्क हैं। क्वार्क से हमारे क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने और न्यूट्रॉन से हमारा क्या हुआ, नाभिक का निर्माण हुआ। और नाभिक के निर्माण होने से क्या है, नाभिक हमें पता है कि कैसा होता है, धनावेशित होता है। मतलब इस पर क्या कौन सा चार्ज होता है, धनावेश होता है इस पर। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी ऋणावेश होता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके बीच आकर्षण होता है। आकर्षण के कारण क्या होता है, ये इसकी कक्षा में बन जाते हैं, मतलब इसकी कक्षा के चारों ओर यानी नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं। तो इस प्रकार एक परमाणु में क्या होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार एक परमाणु का निर्माण होता है। और जब परमाणु मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर क्या है, हमारे परमाणु हैं। यहाँ ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये हमारे क्या हैं, ये परमाणु हैं। और ये परमाणु पहले तो काफ़ी दूर दूर हैं, लेकिन जब ये क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु क्या हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये किसका रूप धारण कर लेते हैं, ये अणु का रूप धारण कर लेते हैं। ये हमारे क्या बन जाते हैं, अणु बन जाते हैं, यानी जब ये पास पास जाते हैं। और ये जब 2 या 2 से अधिक अणु मिल जाते हैं तो उनसे क्या होता है, हमारा तत्व बनता है। और तत्व हमारा सबसे पहला कौन सा बना था, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से ही हमारे तारों का निर्माण होता है। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें पहले ही पता होगा, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट नहीं उन्हें मैं बता दिया। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो हमारा हाइड्रोजन का निर्माण अब हो चुका है और हम देखते हैं कि तारों का निर्माण कैसे होता है इस हाइड्रोजन से। तो बिग बैंग महाविस्फोट के बाद क्या हुआ, जो हमारे पदार्थ थे वो उनका असमान वितरण हुआ। मतलब जितने भी पदार्थ निकले बिग बैंग विस्फोट में, उनका क्या हुआ, असमान वितरण हुआ। असमान वितरण आप समझ सकते हैं, असमान वितरण मतलब होता है कि मतलब समान ना होना। तो असमान वितरण मतलब यही हो गया कि कहीं कहीं पर तो ये पदार्थ काफ़ी पास पास थे, यानी काफ़ी सघन थे, और कहीं कहीं पर ये काफ़ी दूर थे। तो हमें पता है जहाँ पर ये इनकी सघनता हुई, जहाँ पर ये सघन अधिक होंगी, वहाँ पर क्या होगा, इनका घनत्व तो अधिक होगा। और घनत्व अधिक होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा। तो जहाँ पर ये मतलब घनत्व अधिक था और गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था, वो कम गुरुत्वाकर्षण वाले को यानी कम घनत्व वाले को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। अभी मैं आपको फिगर में समझाऊंगा अच्छे से, तब समझ में आएगा। तो उसे क्या हुआ, अपनी ओर खींचने लगा। और इस प्रकार क्या हुआ, हमारी एक निहारिका का निर्माण हुआ। इस प्रकार निहारिका बन गई हमारी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि निहारिका, और निहारिका में क्या होता है सामान्यता, कि हमें पता है ये जो पदार्थ बने थे कौन कौन से थे, हमारे क्वार्क हो गया, लेप्टॉन हो गया और फोटॉन हो गया, यही सब हमारे पदार्थ थे। तो हमें पता है क्वार्क से मिलकर क्या होता है, क्वार्क से मिलकर हमारे परमाणु बनते हैं, यानी हम कह सकते हैं मूलकण बनते हैं। इनसे मूलकण में जैसे हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हमारा नाभिक बनता है। नाभिक से क्या होता है, हमारे परमाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार यानी हाइड्रोजन का भी निर्माण होता है इसके द्वारा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो निहारिका होती है उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं। ऐसी बात नहीं कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही होते हैं। तो यह निहारिका क्या है, सामान्यतः हाइड्रोजन के बादल होती है और पदार्थों को क्या होता है, अपनी ओर खींचा करती है।
और इस प्रकार इनका घनत्व बढ़ता रहता है। मतलब जैसे जैसे पदार्थों को अपनी ओर खींचेंगे इनका क्या होगा, घनत्व बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार ये अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे पदार्थों को और इनका आकार क्या होता है उसी प्रकार मतलब इनका घनत्व बढ़ता रहता है। और ये एक धीरे धीरे क्या करते हैं, एक ठोस पिंड मतलब बन जाते हैं, यानी ठोस पिंड का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे आदि तारा या फिर प्रोटोस्टार कहते हैं। या क्या है, ये तारे की प्रथम अवस्था है, यानी प्रथम अवस्था है तारे बनने की। तो अब आगे बात करते हैं, इसी को मैं आपको फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब महाविस्फोट हुआ यानी बिग बैंग महाविस्फोट हुआ, उसके बाद पदार्थों का असमान वितरण हुआ। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कहीं पर तो ये काफ़ी मतलब दूर दूर स्थित हैं। इसमें मैंने आपको बिंदु की मतलब सहायता से आपको दिखाया है। कहीं पर ये पदार्थ क्या है, काफ़ी दूर दूर स्थित हैं, और कहीं पर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, काफ़ी पास पास स्थित हैं। तो ये क्या है, जो पास पास स्थित है इनका घनत्व तो अधिक होगा, और घनत्व अधिक होगा तो इनमें क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी अधिक होगी। और ये जो कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाले हैं उनको क्या होंगे, अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, अपनी ओर खींच लेंगे। और ये धीरे धीरे इनको आकर्षित करते करते क्या होते हैं, एक निहारिका का रूप धारण कर लेते हैं, एक नेबुला बन जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक निहारिका का रूप धारण कर लेते हैं, एक नेबुला बन जाते हैं, नेबुला। और ये नेबुला क्या है, यानी निहारिका क्या है, सामान्यतः धूल के कण और हाइड्रोजन के बादल इत्यादि के मतलब बनी होती हैं। ये निहारिकाएँ जो होती हैं इसी सब की बनी होती हैं। और ये भी क्या करती हैं, पदार्थों को अपनी ओर खींचा करती हैं। मतलब ये अभी और मतलब घनत्व इनका बढ़ता रहता है, ये अपनी ओर पदार्थों को खींचा करती हैं। अब आगे बात करते हैं क्या होता है। हमारे प्रोटोस्टार का निर्माण हो यानी प्रोटोस्टार बन गया, उसके बाद क्या होता है उसे देखते हैं। तो इनका घनत्व क्या है, बढ़ता रहता है। मैंने आपको बताया कि ये निहारिकाएँ क्या है, पदार्थों को अपनी ओर खींचा करती हैं, अपनी ओर आकर्षित क्या करती हैं। तो इससे क्या होता है, इनका घनत्व बढ़ता रहता है, यानी इनकी डेंसिटी क्या है, लगातार बढ़ती रहती है। और जब किसी पदार्थ का क्या है मतलब डेंसिटी बढ़ती है तो उसका क्या होता है, तापमान भी बढ़ता है। जब उसका घनत्व बढ़ता है किसी पदार्थ का तो उसका क्या होता है, तापमान भी बढ़ता है। और तापमान बढ़ने पर क्या है, ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि जब ताप बढ़ेगा तो उससे क्या होगी, हीटिंग उत्पन्न होगी, यानी ऊर्जा उत्पन्न होगी। और यही ऊर्जा क्या होती है, यही ऊर्जा हाइड्रोजन अपने मतलब ग्रहण करके क्या करता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। यानी हाइड्रोजन इस ऊर्जा को क्या करता है, पाकर हीलियम में बदलने लगता है। हीलियम में बदलने लगता है मतलब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट हो जाती है। यानी किसी भी तारे में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या हुआ, जो हमारा नेबुला था यानी निहारिका थी, वो क्या हुई, धीरे धीरे इसका घनत्व बढ़ता गया। और क्या हुआ, जब घनत्व बढ़ेगा तो इसमें क्या है, ताप भी बढ़ता जाएगा, ताप बढ़ता गया। और इस प्रकार ऊर्जा निकली। ऊर्जा निकलने के बाद ये इस ऊर्जा को हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन लेकर क्या हुआ, हीलियम में बदलने लगा। यानी यहीं से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। यहीं से हमारा क्या होता है, तारे का निर्माण होता है। यही हमारा क्या है, जो आदि तारे यानी प्रोटोस्टार था वो क्या है, एक तारे का रूप ले लेता है, एक तारा बन जाता है, क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने लगती है। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त हुआ करती है। और जो ऊर्जा मुक्त हुआ करती है वही हाइड्रोजन फिर से लेके फिर से वही हीलियम में कन्वर्ट होता है। फिर से हाइड्रोजन मतलब ऊर्जा लेके इसी में कन्वर्ट हुआ करता है, हीलियम में कन्वर्ट हुआ करता है। क्योंकि हमें पता है नाभिकीय संलयन में अपार ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा वही हाइड्रोजन लेकर के फिर से वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया बार बार लगातार चलती रहती है और ऊर्जा निकलती रहती है। और यही कारण है कि मतलब प्रत्येक तारे में अपनी खुद की ऊर्जा होती है, खुद का प्रकाश होता है। तो ये चीज़ें मैं आपको फिगर में फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। फिगर में तो ये निहारिका आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, इस निहारिका में क्या होते हैं, सामान्यतः इसमें क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, और कुछ मात्रा में हीलियम भी होता है, क्योंकि मतलब हीलियम बनने लगता है यहाँ से। तो इसमें कुछ मात्रा में हीलियम होता है। तो इसमें क्या होते हैं, जो सामान्यतः जो हाइड्रोजन के बादल होते हैं वो क्या होते हैं, जब दूर दूर होते हैं फिलहाल, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, स्टालर नेबुला या स्टालर नर्सरी, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के बादल क्या हैं, काफ़ी मतलब दूर दूर थे, तो इन्हें क्या कहते थे, स्टालर नेबुला या फिर निहारिका, और या फिर इन्हें कहते हैं स्टालर नर्सरी भी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये क्या है, निहारिका क्या है, अपनी ओर अभी भी पदार्थों को खींच रही है, अभी अपनी ओर पदार्थों को खींचती रहती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसका ये जो आप निहारिका देख रहे हैं इसका क्या है, गुरुत्वाकर्षण काफ़ी अधिक है। निहारिका का गुरुत्वाकर्षण काफ़ी अधिक है, और ये पदार्थों को अपनी ओर अभी भी खींच रही है। और पदार्थों को खींचते खींचते इसका क्या होता है, घनत्व बढ़ता आता है। घनत्व बढ़ने के कारण क्या होता है, ये सिकुड़ने लगता है, क्योंकि घनत्व बढ़ेगा किसी चीज़ का तो उसके केंद्र में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण की
शक्ति मतलब गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक बढ़ेगा। और गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। तो कि ये क्या होता है, अपने आप को समझ लो कि अपने केंद्र में समाहित करने लगता है, यानी खींचने लगता है, यानी अपने ओर क्या होता है, ये सिकुड़ने लगता है। पूरा एक सिकुड़ कर क्या हो जाता है, ये ठोस पिंड बन जाता है, यानी आद्य तारा या प्रोटोस्टार बन जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आद्य तारा या प्रोटोस्टार। अब इस आद्य तारा या प्रोटोस्टार में क्या होता है, हाइड्रोजन के बादल काफ़ी पास पास हो जाते हैं। और यह क्या होता है, हाइड्रोजन के बादल काफ़ी पास पास हो जाते हैं और इसका घनत्व तो क्या होता है, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। और इसमें क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है। मतलब जब किसी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब क्या होता है, किसी चीज़ का घनत्व तो बढ़ता जाता है तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसका तापमान भी बढ़ने लगता है। और तापमान बढ़ने पर क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। और वही ऊर्जा क्या होती है, हाइड्रोजन ग्रहण करता है। और हाइड्रोजन ग्रहण करने के बाद उससे क्या होता है, हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है। और हीलियम में कन्वर्ट होगा तो इससे क्या होगी, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा निकलती है, जो कि पुनः हाइड्रोजन ग्रहण करता है और पुनः हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। तो इस प्रकार क्या होता है, हमारे एक तारे का निर्माण हो जाता है, हमारा एक तारा बन जाता है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँ यही कि जो निहारका आप देखे थे, मतलब पिछले वाले फिगर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो निहारका आप देख रहे हैं इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, धूल के कण हैं, थोड़ी मात्रा में क्या है, हीलियम भी है। तो ये हाइड्रोजन के बादल इस निहारका में, मतलब हाइड्रोजन के बादल जब काफ़ी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। यहाँ पर आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, जब हाइड्रोजन के बादल काफ़ी दूर दूर होते हैं और ये क्या होता है, निहारका अपनी ओर क्या करती है, पदार्थों को खींचा करती है, पदार्थों को आकर्षित क्या करती है। और इस प्रकार क्या होती है, इसकी डेंसिटी यानी घनत्व इसका क्या है, बढ़ता जाता है। और यह क्या होता है, एक ठोस पिंड का सिकुड़ कर एक ठोस पिंड बन जाता है, यानी आद्य तारा या प्रोटोस्टार बन जाता है। और फिर भी ये क्या होता है, पदार्थों को अपनी ओर खींचा करता है और अधिक ये सिकुड़ने लगता है। और अधिक सिकुड़ कर क्या होता है, हाइड्रोजन के बादल काफ़ी एकदम पास पास हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, इसकी डेंसिटी और बढ़ जाती है, यानी घनत्व इसका और बढ़ जाता है, जिससे तापमान बढ़ता है। और तापमान बढ़ने से क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। और यही ऊर्जा क्या है, हाइड्रोजन लेकर हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और इस प्रकार हमारे एक तारे का निर्माण हो जाता है, इस प्रकार हमारा तारा बन जाता है। अब आगे देखते हैं अंधयुग यानी डार्क एज। तो अभी मैंने तारों का निर्माण समझाया। तो तारों के निर्माण में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल देखते हैं डार्क एज यानी अंधयुग क्या है। तो ऐसा अनुमान है, ऐसा यानी माना जाता है कि तारों का निर्माण आज से लगभग 5.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। यानी तारों का निर्माण लगभग कब हुआ, 5.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। और जो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण है वो लगभग आज से 14 अरब वर्ष पूर्व, यानी लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ। तो ये जो 13 अरब वर्ष पूर्व से 5.6 अरब वर्ष पूर्व के बीच का जो समय है, इसमें क्या है, जब तारे का निर्माण ही नहीं हुआ था तो कोई प्रकाश था नहीं, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या हुआ, कोई प्रकाश नहीं था। और संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है, एक अंधेरे में डूबा हुआ था। और इस समय अवधि को क्या कहा गया, डार्क एज कहा गया, यानी अंधयुग कहा गया। तो आशा करता हूँ डार्क एज समझ में आ गया होगा। वैसे ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन बीच में आया तो मैंने सोचा समझा दूँ आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं तारों का संतुलन। तो मैंने आपको बताया था कि जब तारे का निर्माण आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो तारों का संतुलन भी आप समझ जाएंगे। तो इसमें आपको बता दूं कि स्टालर नेबुला यानी कि स्टालर नर्सरी, जो कि क्या है, हमारे हाइड्रोजन के बादल थे, यानी निहारका जो देखी थी उस निहारका में क्या थे, ये हाइड्रोजन के बादल थे जो काफ़ी दूर दूर स्थित थे। तो ये क्या है, एक निहारका काफ़ी, मतलब क्या है, ये काफ़ी बड़ा था, निहारका क्या है, काफ़ी बड़ी थी। और क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, सिकुड़न हुई। क्यों, क्योंकि ये पदार्थों को अपनी ओर खींचता गया और इसका घनत्व तो बढ़ता गया। जैसे जैसे इसका घनत्व बढ़ता गया, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी बढ़ता गया, यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता गया। और गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने से क्या हुआ, ये अपने आप को क्या हुआ, एक एकदम डेंस कर लिया अपने आप का, इसका यानी घनत्व तो बहुत अधिक बढ़ गया। और यह क्या हुआ, एक ठोस पिंड का रूप धारण कर लिया, यानी कि क्या हुआ, आदि तारा यानी प्रोटोस्टार बन गया। और क्या हुआ, यह और डेंस होता गया धीरे धीरे। और क्या हुआ, जब इसका घनत्व तो बहुत अधिक हो गया तो इससे क्या हुआ, तापमान में इसकी वृद्धि हुई, जिससे कि तापमान में वृद्धि हुई तो इससे ऊर्जा निकली। और ऊर्जा निकलने से क्या हुआ, हाइड्रोजन जो हमारा था वो हीलियम में कन्वर्ट होने लगा, यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो यानी कि पहले ये जो हाइड्रोजन का बादल था यानी स्टालर नेबुला था वो काफ़ी बड़ा था, उसके बाद सिकुड़ कर थोड़ा क्या हुआ, छोटा हुआ, यानी ठोस पिंड जो बना आदि तारा। उसके बाद क्या हुआ, और सिकुड़ कर क्या हुआ, ये तारा बन गया। तो ये तारा बनने के बाद ये फिर क्यों नहीं सिकुड़ता, मतलब जैसे पहले बड़ा था, हाइड्रोजन का बादल था, फिर सिकुड़ा,
फिर प्रोटोस्टार बना, फिर उसके बाद और सिकुड़ा, फिर क्या हुआ, तारा बना। अब तारा बनने के बाद ये फिर से क्यों नहीं सिकुड़ता, यही है हमारे तारों का संतुलन, यानी संतुलन ये कैसे बना रहता है, ये तारा और छोटा क्यों नहीं होता, सिकुड़ कर और ज़्यादा छोटा क्यों नहीं हो जाता, तो यही इसमें देखना है। तो इसके जो कारण है उसके उसमें हमको पता होगा कि तारे में क्या होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, और नाभिकीय संलयन से क्या है, ऊर्जा निकलती है, और जब नाभिकीय संलयन से जो हमारी ऊर्जा निकलती है वो क्या करती है, इसे बाहर की ओर फैलाने की कोशिश करती है, यानी तारे को क्या करती है, बाहर की ओर फैलाने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब इसका घनत्व बढ़ता है तो इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण सॉरी क्षेत्र नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता है, और जो कि क्या होता है, इसको अपनी ओर मतलब क्या करता है, इसको अंदर की ओर इस पर बल लगाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, अंदर की ओर चीज़ों को खींचता है। तो इसके क्या होता है, क्योंकि हमें पता है गैस का क्या है, गोला होता है, तो गैसों को अपनी मतलब अंदर की ओर खींचता है, और वो जो इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, उससे ऊर्जा निकलती है, वो इसे बाहर की ओर ढकेलती है, तो बाहर की ओर भी ढकेलती है और ये अंदर की ओर भी खींचता है, यानी इससे क्या होता है, विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है, और यह ना ही यह सिकुड़ पाता है ना ही यह फैल पाता है। इस प्रकार इसमें क्या होता है, तारे में संतुलन बना रहता है, यानी तारा संतुलित रहता है, ना बड़ा हो पाता है और ना ही सिकुड़ पाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि तारों का संतुलन क्या है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सॉरी दोस्तों, मुझे लगा था कि मैं तारों का जीवन चक्र इसी वीडियो में कवर कर लूँगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और अपलोडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं बेसिकली गांव से हूँ, तो इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और तारों का जीवन चक्र मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे तारों का जीवन चक्र। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।